Hello and good evening, dear students of class 11th. Today we are going to continue the prose piece, the essay we are doing these days. It's titled The Many and the None. So please open your books at page number 74 and we are going to start it from the second paragraph. At another level, this fact comes home to us when we realize that vegetables are losing their distinctive tastes, having lost their natural variation, and having been doctored to reach the biggest size possible or attain the glossiest एक्सटीरियर। तो क्या बोलते हैं कि हमारे राइटर्स हमारे क्या समझाते हैं कि एक दूसरे लेवल पे अगर हम देखें तो ये बात हमारे समझ में आती है कि आजकल जो हम सब्जियां खा रहे हैं उनका जो टेस्ट है, उनका जो एक डिस्टिंक्ट यानी कि उनका अलग टेस्ट होता था वो अब नहीं रहा, वो अब बिल्कुल उस तरह का टेस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल आजकल हम अगर डिफरेंट वेराइटीज जो कैरेट्स गाजर जो हमें मिलते हैं तो उनमें इतना पहले की तरह मिठास इतना टेस्ट नहीं होता, तो वो चीज़ अब हमें समझ आ रही है। हैविंग लॉस्ट देयर नेचुरल वेरिएशन, क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स ने, उन प्लांट्स ने जो उनका जो कुदरती वेरिएशन होता था वो खो चुका है उन्होंने। एंड हैविंग बीन डॉक्टर्ड टू रीच द बिगेस्ट साइज पॉसिबल, और उनके साथ हार्मोनल छेड़छाड़ किया गया है या दूसरे तरह का छेड़छाड़ किया गया है। डॉक्टर्ड मतलब छेड़छाड़ किया गया, इसलिए किया गया ताकि वो चीज़ें, वो प्लांट्स, वो फ्रूट्स या वो वेजिटेबल्स एक बड़ा बन जाए, एक बड़े मकदार तक पहुंच जाए, एक बहुत ही अलग सा साइज बन जाए और अटेन द ग्लोसियस एक्सटीरियर, या उनका जो मतलब फिजिकल अपीयरेंस है वो थोड़ा रंग बिरंगा सा, वो बिल्कुल दिलकश सा वो लगे। अच्छा, देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी इज क्वेल्ड to serve the function of yield maximization and to suit our increasingly unidimensional view of what looks good. Their genetic diversity is quelled, और उनका जो वेराइटी है, उनका जो जीन जो अलग अलग तरह के जीन्स उसमें होते हैं उसको क्वेल किया जा रहा है, यानी उसको साइलेंस किया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। क्यों? टू सर्व द फंक्शन ऑफ यील्ड मैक्सिमाइजेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मकदार में पैदाइश हो, पैदावार हो, जो अगर 1 टन होता हो तो 5 टन हो, 10 टन हो, मैक्सिमाइज हो उसका प्रोडक्ट। एंड टू सूट आवर इंक्रीजिंगली यूनिडायमेंशनल व्यू ऑफ व्हाट लुक्स गुड, और ऐसा करते हैं उनके साथ, इसलिए करते हैं कि वो हमारा जो सोच है, हमारा जो मतलब कॉन्सेप्ट है कि क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता है, उसको सूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गाजर का ये शेप प्रेजेंटेबल है, अच्छा है, या गोभी का ये शेप अच्छा है, तो उस तरह अपने हिसाब से हम उनका शेप बदलते हैं या उनकी अमाउंट को बदलते हैं, तो इससे हमारे डाइवर्सिटी जो उनका एक जो जेनेटिक पूल है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो नुकसान होता है उसको। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज ऑफन हर्ड इन कनेक्शन विथ हाउ इट इज फास्ट डिप्लीटिंग और डिसअपियरिंग। तो आजकल जो आम इंसान, जो आम हम जो सिटी में रहने वाले लोग जो हैं, हमें ये बायोडाइवर्सिटी वाला शब्द, ये वर्ड तभी सुनाई देता है जब हमें न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे पता चलता है कि हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी रोज बरोज कम हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर पहले 5 मिलियन वेराइटीज होते थे, अब 2.5 है, 3 है, 4 है, तो उस तरह हमें पता चलता है कि जैसे कि टेस्मेनियन टाइगर हो गया, डायनासोर हो गया, मैमथ हो गया, या डीडो करके एक शायद बर्ड होता था, उस तरह के वेराइटीज अब इंस्टिंक्ट हो गए, नहीं रहे। तो उस हिसाब से ही हमें तभी पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। The call has been sounded frequently that if humanity is not careful, we are going to lose the fiber of the planet that makes life possible. The call has been sounded frequently. बहुत बार हमें आवाज़ आई है, बहुत बार हमें ये अलार्म, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात बताई गई है, सुनाई गई है कि दैट कि इफ़ ह्यूमैनिटी इज़ नॉट केयरफुल, अगर इंसान या इंसानियत अगर थोड़ा केयरफुल नहीं है, थोड़ा होशियार नहीं है, तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू लूज द फाइबर ऑफ द प्लैनेट दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल। हमारा जो अर्थ का जो फाइबर है, जो मेन इसका हिस्सा है, जो रस है, जो धागा है, जो हमारे जिंदगी में, हमारे अर्थ पे जिंदगी को पॉसिबल करता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। फाइबर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बताया जा रहा है, वो रीढ़ की हड्डी जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाता है, उसको हम खो सकते हैं। ये वाला अलार्म, ये वाला हमें कॉल बहुत बार मिला है, हमें बहुत बार इशारा मिला है।
Some of us might be familiar with the simile about the ship that is losing one nut at a time. Each step does not seem to be a significant loss in itself, but loss enough of them and the ship is surely going to sink. अच्छा, इसका हमें और एक सिमिली और एक एग्जाम्पल और एक कंपैरिजन देके समझाते हैं. सम ऑफ अस माइट बी फेमिलियर, हम में से बहुत सारे वाकिफ होंगे विद द सिमिली. इस सिमिली के साथ, इस कंपैरिजन के साथ, सिमिली इज अ पोएटिक डिवाइस, इज अ मेथड वेयर वी कंपेयर टू थिंग्स, वेयर वी कंपेयर टू क्वालिटीज और टू कैरेक्टरिस्टिक्स बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक और एस. तो इस तरह हम सिमिली का इस्तेमाल पोएट्री में ज़्यादा करते हैं. बट हियर हमें एक एग्जांपल दिया गया कि हम इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि हमारे अर्थ की सिचुएशन को हम एक ऐसे शिप के साथ, एक ऐसे किश्ती के साथ कंपेयर करते हैं दैट इज लूजिंग वन नट एट ए टाइम, जो एक बार में एक नट खो रहा है. जैसे कि उसकी चूड़ियाँ, जो नट्स होते हैं, वो एक एक करके, वो थोड़ा थोड़ा करके खो रहा है. Each step does not seem to be a significant loss in itself. हर नट का खोना इतना बड़ा अहमियत वाला काम हमें नहीं लगता है. कोई नहीं, इतना बड़ा शिप है, कोई नट खो गया तो क्या हो गया. बट लॉस enough of them and the ship is surely going to sink. मगर थोड़ा थोड़ा करके अगर उसके बड़े सारे नट्स एंड बोल्ट्स अगर गिर गए तो शिप तो डूबेगा. शिप का जान खतरे में है. We are slowly and surely losing the species and genes that keep the earth afloat. तो इसी तरह हम हमारे अर्थ को जो जिंदा रखते हैं, जो बिल्कुल afloat रखते हैं, यानी कि तैरा के रखते हैं, ऊपर रखते हैं पानी की सतह के ऊपर, उसके लिए जो रीजन है, जैसे कि अलग अलग स्पीशीज का होना और अलग अलग जीन्स का होना, उसको हम धीरे धीरे करके खो रहे हैं. In time, if we are not able to halt this decline, this ship will sink. अगर वक्त रहते हमने इस गिराव को, इस जीन्स एंड स्पीशीज के खोने को अगर कम नहीं किया या रोका नहीं, तो हमारा अर्थ भी डूब जाएगा, हमारा किश्ती भी डूब जाएगा. There are already signs of this manifested by a series of global changes in climate, hydrological patterns and other ecological functions that we all survive on, and by the collapse of global fisheries and desertification of tens of millions of hectares of once productive land, the loss of soil nutrition and so on. Okay, so there are already signs of this manifested by a series of global changes in climate. तो इस तरह हमारे अर्थ को जो खतरा है उसका हमें बहुत इंडिकेशन मिला है, बहुत सबूत मिला है, या बहुत वाज़ेह तौर पर मिला है. जो हमारा ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे चेंज हुआ है, उससे हमें लगता है कि हमारा अर्थ खतरे में है. जैसे कि ग्लोबल इन्वायरमेंट, जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, कभी जहाँ सर्दी होती थी वहाँ बर्फ पर, ये गर्मी हो रही है, जहाँ गर्मी होती थी वहाँ पे काफ़ी सर्दी हो रही है. तो इस तरह ग्लोबल क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है. हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न, वाटर साइकिल, मानसून, ये सारे इन पे भी असर हो रहा है. अदर इकोलॉजिकल फंक्शन, जो और भी इकोलॉजी के हमारे फंक्शंस है, उन पे भी असर हो रहा है. ओके, दैट वी ऑल सर्वाइव ऑन, जिस पे हम सर्वाइव करते हैं, जिस पे हम दारोमदार हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं. एंड बाय द कोलैप्स ऑफ ग्लोबल फिशरीज, और जो दुनियाई लेवल पे जो फिशरीज का जो बिजनेस है या फिशरीज का जो अमाउंट है, या जो हम जितना फिशरीज करते हैं, वो भी कोलैप्स हो रहा है, वो भी टूट रहा है, वो भी गिर रहा है. द डिजर्टिफिकेशन ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ वंस प्रोडक्टिव लैंड, और एक जमाने में जो जरखेज जमीन होता था, उसके हजारों लाखों हेक्टर्स अभी डिजर्ट बन रहे हैं. अभी उनका मतलब जरखेजी, जो वो जरखेज होते थे, वो खो रहे हैं और वो डिजर्ट बन रहे हैं. ओके, द लॉस ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन एंड सो ऑन, और जो जमीन की जो न्यूट्रिशन है, जो अलग अलग उसमें मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, वो भी खो रहे हैं. और इसी तरह और भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिनको देख के हमें पता चलता है, जिनको देख के हमें लगता है कि हमारा जो अर्थ का जो सर्वाइवल है वो खतरे में है. नॉट ऑल दीज आर कॉज्ड बाय बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सारे चीजें बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से तो नहीं हो रहे. चलो, सारा बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट सम लॉस इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन ट्रिगरिंग और एग्रेवेटिंग दिस फेनोमेनन. मगर कुछ जो हमारा लॉस हो रहा है, वो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे और ज्यादा खतरा हो रहा है. जो बायोडाइवर्सिटी जो खतरे में है, वो और ज्यादा घट रहा है. तो डायरेक्टली अगर इन चीजों का बायोडाइवर्सिटी से रिलेशन नहीं हो, तो इनडायरेक्टली इसका रिलेशन है. तो किसी भी न किसी तरह कोई भी ग्लोबल इंपैक्ट हो रहा है, ग्लोबल चेंज हो रहा है, उससे हमारे बायोडाइवर्सिटी को खतरा है.
These warnings are not a moment too early, nor are they unnecessary alarmist. ये जो warnings है, ये जो हमें इशारे दिए गए हैं, वो थोड़ा वक्त से पहले नहीं है. अगर हम ऐसा सोचे तो अभी तो बहुत वक्त है, ये तो बहुत पहले हमें अलार्म कर रहा है, पहले हमें अलर्ट कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है. नोर आर दे अननेसेसरीली अलार्मिस्ट, और ना ऐसी बात है कि वो बेपना बेवजह से हमें चौंका रहे हैं, मतलब हमें अलार्म कर रहे हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है. ये वार्निंग जो हमें अर्थ के बायोडाइवर्सिटी के लिए मिल रहा है, वो टाइम पे मिल रहा है और ठीक ठाक मिल रहा है, कोई गलत चीज हमें नहीं हो रही है. बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज लॉस आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट नोशंस unlikely to affect our generation or the one following. जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी और उसमें जो लॉस हो रहा है, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट नोशन नहीं है, कोई ख्याली दिमागी चीज नहीं है, रियल में हो रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, और वो ना सिर्फ हमारे को और बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी उसका असर हो सकता है. ठीक है, अगर हम ऐसा सोचें कि ये बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है वो ऐसी ख्याली पुलाव है, वो ना हमारे को असर होगा ना आने वाले फ्यूचर जनरेशन को असर होगा, तो ये एक बहुत ही गलत लॉजिक है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज क्लोजली टाइड इनटू आवर लाइव्स एंड आइडेंटिटीज इन मेनी वेज. जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी है, वो बहुत तरह से हमारे जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है और हमारे शिनाख्त के साथ भी अलग अलग तरह से जुड़ा हुआ है. The view that the planet is meant to serve only our needs is not tenable. जो अगर हम ऐसा सोचें कि ये जो अर्थ है वो सिर्फ हमारे ख्वाहिशात को, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही है, हमारे मतलब इंसानों के ही है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये कोई सही बात नहीं है, इसको हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे, ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है. As human beings proud of our ability to think and feel, we should be concerned that the negative impact that this line of thought has had on the rest of the living world. As human beings proud of our ability to think and feel, जो हम इंसान है, जो हम अपने सोचने पे और महसूस करने की सलाहियतों पे जो हमें फख्र है, उसकी वजह से we should be concerned about the negative impact. उसकी वजह से हमें कंसर्न होना चाहिए, हमें होश में रहना चाहिए, हमें ख्याल में आना, मतलब सोचना चाहिए कि about the negative impact that this line of thought has had on the rest of the living world, कि हम अपने खुद के मफाद के बारे में ही सोच के कितना दुनिया पे असर कर रहे हैं, कितना दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे असर कर रहे हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा सोच काम करता है, हमारे दिमाग काम करता है, हम महसूस कर सकते हैं हम अशरफुल मखलूक़ात है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम अच्छे हैं. तो हमें अपने इस दिमाग का, इस सोच का इस्तेमाल करके ये समझना चाहिए कि हम ने सिर्फ अपने मफाद का सोच के कितना नुकसान किया, खुद के लिए भी, अर्थ पे भी और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी कितना हमने नुकसान कर दिया. Though it concerns all of us, biodiversity is most directly related to the everyday lives of India's ecosystem people. हाँ, ये बात सही है कि बायोडाइवर्सिटी हमारे सबसे ताल्लुक रखता है, हम सबको इसका अहमियत पता है और इसका असर हम सब पे होता है, मगर बायोडाइवर्सिटी मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड, मगर बायोडाइवर्सिटी हुए वो ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, टू द एवरीडे लाइव्स ऑफ इंडियाज इकोसिस्टम पीपल. जो इंडिया के जो इकोसिस्टम के बारे में काम करने वाले लोग हैं, उनसे ये डायरेक्टली रिलेटेड है. Hundreds of millions of small farmers, fisher folk, herders and hunter-gatherers, a substantial number of them tribals, depend on the diversity of species, genetic varieties and ecosystem services for their livelihood and cultural lives. क्योंकि चलो हम ये बोल सकते हैं कि ये इकोसिस्टम, ये बायोडाइवर्सिटी हम सब से ताल्लुक रखते हैं, मगर कुछ लोगों के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे हजारों लाखों किसान हैं, हमारे जो ये चरवाहे हैं, हमारे जो मछुआरे हैं, हमारे जो हंटर गैदरर्स हैं, या हमारे जो बाकी ट्राइबल लोग हैं, उनका जिंदगी, उनका जो दारोमदार डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी पर है, जो अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग जेनेटिक वेराइटीज है, और जो इकोसिस्टम है उन पे उनका निर्भर पूरी तरह से है. उनके खुद के जिंदगी का और उनके समाज का, दोनों का निर्भर इस तरह के अलग अलग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर है. इट प्रोवाइड्स देम विद देयर फ्यूल, फूड, fodder for livestock, housing materials, medicines and spiritual sustenance. क्योंकि ये जो जंगल है या जो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, वो इस तरह के लोगों को, इन लोगों को फ्यूल भी देता है, फॉर एग्जाम्पल वुड एंड अदर थिंग्स,
फूड देता है, फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स, फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक, उनके भेड़ बकरियों के लिए, गायों के लिए चारा भी देते हैं, हाउसिंग मटेरियल, उनको झोंपड़पट्टी घर बनाने के लिए लकड़ी और बाकी चीज़ें भी मुहैया करती है, और उनको जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसके लिए दवाइयाँ भी मिलती है, और उनका जो रूहानी ग़िज़ा है वो भी जंगल से ही मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल जंगल को ही पूजते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी उनके लिए डायरेक्टली रिलेटेड है। The loss of biodiversity is a direct attack on their very survival. इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का खोना उनके वजूद के लिए बहुत ही खतरा है, बहुत ही डायरेक्ट हमला जैसा लगेगा उन पर। For this part of humanity, the ship is already sinking. इसीलिए ये जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के जो इकोसिस्टम पीपल हैं, उनके लिए हमारा अर्थ का बायोडाइवर्सिटी खोना ऐसा है जैसा उनका किश्ती लगभग डूब रहा है, ऑलमोस्ट उनका किश्ती डूब रहा है। तो इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। It is important to note here that the presence of just any species functioning as a resource is not adequate. ये सोचना, ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी वैरायटी का होना जिसको हम सोचें कि ये हमारा मेन सोर्स है और सिंगल वैरायटी को हम तरजीह देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, ये काफ़ी नहीं है। एडिक्वेट हो गया काफ़ी, ये काफ़ी बात नहीं है। इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़, बल्कि जो अलग अलग स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से एनिमल्स की डाइवर्सिटी, प्लांट्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स है, उन सब की वैरायटी हम सब के लिए अच्छा है, हम सब के वजूद के लिए फ़ायदेमंद है। दैट इज़ वैल्यू टू रूरल कम्युनिटीज़, स्पेशली जो रूरल कम्युनिटीज़ है, जो गाँव में रहते हैं, फार्मर्स हो गया, विलेजर्स हो गया एंड ट्राइबल्स हो गया, उनके लिए खासकर बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा महत्व है। एज जगत सिंह चौधरी ऑफ द Cumyon Himalaya, one of the many thousand of ecosystem people explains, जगत सिंह चौधरी जो क्यूमियन हिमालय के एक शख्स हैं, जो हमारे हजारों इकोसिस्टम लोगों की तरह एक इंसान है, एक शख्स थे, वो हमें एक्सप्लेन करते हैं, वो हमें समझाते हैं। देयर शुड बी एवरी काइंड ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट, जंगल में हर किस्म का पेड़ होना चाहिए। देयर शुड बी फॉडर ट्रीज, हमारे जंगल में फॉडर ट्रीज होने चाहिए। फ्यूल वुड ट्रीज, और ऐसे ट्रीज होने चाहिए जो हमारे फ्यूल वुड दे, हमारे मतलब घरों में जलाने के लिए। अच्छा, एंड दोज विच कीप द सॉइल मॉइस्ट, और ऐसे ट्रीज होने चाहिए जो हमारे जंगल के फ्लोर को, जंगल के जमीन को जरखेज बनाए, उसको मॉइस्ट रखे, नम रखे, गीला रखे। बंज, काफिया, आयर, बुरांस विल कीप आवर सॉइल ह्यूमिड। तो इस तरह के जो मैंने कुछ प्लांट्स के नाम लिए, वो हमारे जमीन को ह्यूमिड रखेगा, गीला रखेगा। एंड देयर लीव्स विल मेक ह्यूमस दैट विल हैव ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी, और उनके जो पत्ते गिरते हैं वो हमारे जमीन के टॉप लेयर को ह्यूमस बनाएगा। ह्यूमस मतलब जरखेज बनाएगा, और उसमें अलग अलग वेराइटी का पनपना, अलग अलग वेराइटी का ग्रो होना पॉसिबल हो जाएगा। There should be fruit trees also and trees which will supply wood for building purposes. और उस जंगलों में फ्रूट ट्रीज भी होने चाहिए, जैसे कि सेब हो गया, आम हो गया, तरबूजा हो गया, अलग अलग फ्रूट्स हो गए, उनके ट्रीज भी होने चाहिए। एंड ट्रीज विच विल सप्लाई वुड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस, और जो कंस्ट्रक्शनल जो हमारे वुड होते हैं, जैसे कि खिड़की, दरवाजा बनाने की लकड़ियाँ, वो भी जंगल हमें प्रोवाइड करना चाहिए। And the most important trees are those which will keep the environment clean, broad leafed ones, और खासकर सबसे important trees वो हैं जो हमारे environment को clean करते हैं, clean रखते हैं। ऐसे trees भी होना चाहिए। अब कौन से trees हमारे environment को clean रखते हैं? broad leafed ones, जिनके बहुत लंबे चौड़े पत्ते होते हैं। The rest are for industry, rumbuns, buns, ringle and grass and creepers अदर देन ट्रीज, और बाकी जो ट्रीज बचते हैं वो हमारी इंडस्ट्री, कारखाने, कारोबारी जो बिजनेस होते हैं उसके लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि रामबन्स हो गए, बंस हो गए, रिंगल हो गए, और ग्रास और घास फूस भी होना चाहिए, और क्रीपर्स भी होना चाहिए, जो इन एडिशन टू ट्रीज के अलावा ये पेड़ पौधे भी जंगलों में होना चाहिए। क्रीपर्स आर द मेन रिसोर्स फॉर फॉडर, जो क्रीपर्स हैं जो चढ़ के जाते हैं या किसी सपोर्ट की वजह से ऊपर निकल के जाते हैं, उस तरह के क्रीपर्स हमारे चाराह के लिए बहुत ज़रूरी, हमारे भेड़ बकरियों के चाराह के लिए हम जो घास फूस जमा करते हैं उसके लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। What Adler say is that earlier there were dense forests
एंड देयर वर मेनी स्पीशीज इन देम। जो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि पहले जो जंगल होते थे वो बहुत ही घने होते थे और उसमें अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स होते थे, अलग अलग स्पीशीज होते थे, वेदर इट्स एनिमल, बर्ड्स और प्लांट्स और ट्रीज। बट नाउ इन द मोनोकल्चर पाइन फॉरेस्ट देयर इज नो डाइवर्सिटी। बट अभी हम देखें तो मोनोकल्चर यानी कि सिंगल प्लांट सिंगल ट्री का एक फॉरेस्ट होता है जिसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं होती, कोई वेराइटी नहीं होती है। इफ ट्रीज, ग्रास, हर्ब्स, क्रीपर्स एटसेट्रा ऑल ग्रो देन वोंट देयर बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इस तरह के हर तरह की चीज जंगल में उगेंगे, घास फूस भी हो, पेड़ भी हो, बाकी पौधे भी हो और क्रीपर्स भी हो, तो क्या उससे हमारे इक्तिसादी तरक्की नहीं होगा? होगा आराम से। हमें कंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए वुड भी मिलेगा, मेडिसिनल पर्पस के लिए हर्ब्स भी मिलेगा, ओके, फ्रूट ट्रीज भी मिलेगा, अच्छा फ्यूल वुड भी मिलेगा। वी विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम द सेम एरिया, फ्रॉम द सेम प्लेस, सो दैट विल हेल्प अस इन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल डाइवर्स फार्मिंग सिस्टम आर इंडीड द फ्यूचर ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर। जो इंडिया के एग्रीकल्चर का जो फ्यूचर है वो क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्स फार्मिंग, यानी कि एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम जिसमें हम एक या दो प्लांट के, एक या दो क्रॉप के बजाय बहुत सारे क्रॉप्स उगाए, बहुत सारे वेराइटीज को तरजीह दें। तो ये हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर के फ्यूचर है, क्योंकि हम बहुत कुछ ग्रो कर पाएंगे, बहुत वेराइटी में चीजें ग्रो कर पाएंगे। Not just the high-tech biotechnology that agricultural scientists and corporations are trying to entice us towards। ना ये अलग अलग वैरायटी बायोलॉजिकल डाइवर्स फार्मिंग हमारा फ्यूचर इंडिया एग्रीकल्चर का। इंडिया के एग्रीकल्चर का फ्यूचर ये नहीं है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट जो हमें अलग अलग टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट होता है वो हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर का फ्यूचर नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लेवल पे वो मदद करते हैं, बट बायोलॉजिकल डाइवर्स फार्मिंग, अलग अलग क्रॉप्स को उगाना, अलग अलग वेराइटीज में उगाना, वो हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर का फ्यूचर है। फार्मर्स एंड अदर इकोसिस्टम कम्युनिटीज आर ऑल्सो चैलेंजिंग द रैम्पेंट बायोपायरेसी दैट वी फेस। जो हमारे किसान हैं या जो हमारे इकोसिस्टम के काम करने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो जो हमारे सोसाइटी में जो एक चीज, हमारे जो समाज में, हमारे कंट्री में जो एक चीज रैम्पेंट है, रैम्पेंट मतलब कसीर तादाद में पाया जाता है, वो है बायोपायरेसी, चोरी करना। किसी जेनेटिक मेकअप को, किसी प्लांट को, किसी राइट को, उसको चोरी करके वो जो ले जाते हैं, उससे हमारे फार्मर और इकोसिस्टम लोग लड़ रहे हैं। बायोपायरेसी दैट वी फेस, जिस बायोपायरेसी को हम फेस कर रहे हैं, इन विच, जिसमें क्या होता है? एज ओल्ड नॉलेज रिगार्डिंग टर्मरिक, जो हम जो यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग हमारे जो नॉलेज है, नीम के पत्ते के रिगार्डिंग हमारा जो नॉलेज है, एंड मेनी अदर एलिमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसी तरह बहुत सारे और चीजें जो हमारे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, हैव बीन पैटर्न्ड, उन सबको चोरी किया गया, लिया गया और पैटर्न बनाया गया। पैटर्न मतलब हक या राइट बनाना। किस लिए बनाया गया है? इन एन अटेम्प्ट, एक ऐसी कोशिश के तहत, टू मेक इट द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, ताकि वो बड़े बड़े कंपनियों का हक हुकूक बन के रह जाए, आम इंसान उस पर रिसर्च नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, उनसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। इस तरह की चोरी को भी हमारे फार्मर्स और इकोसिस्टम के लोग इससे लड़ रहे हैं। Our country has benefited from commercialization and globalization। हाँ, ये बात सही है कि जो कमर्शियलाइजेशन हुआ था, यानी कि इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हो गया था, या जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, दुनियावी लेवल पे जो तरक्की बाकी जगहों पे हो रहा था, वो हमारे इंडिया में भी होने लग गया है। इससे ये बात सही है कि हम सबको फायदा हुआ है, बट they also have had their adverse effect on the lives of the people living in and dependent on biodiverse areas। मगर इन सब चीजों से, कमर्शियलाइजेशन से, अच्छा जी, ग्लोबलाइजेशन से खास तौर पर काफी बुरा असर भी हुआ है, खास तौर पर उन लोगों पर हुआ है जो इस तरह के बायोडाइवर्स एरियाज में रहते भी है और उन पर निर्भर भी हैं, जैसे कि ट्राइबल्स, पहले हमने डिस्कस किया, ट्राइबल्स, फार्मर्स, विलेजर्स, इनको इस ग्लोबलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन से नुकसान हुआ है। Excuse me। Whatever benefits the country gain cannot be at the cost of sustenance of such people। तो जो भी हमारे कंट्री हासिल करे, तरक्की करे, वो इन लोगों की मतलब इन लोगों को नुकसान दे के, इन लोगों को खतरे में डाल के नहीं होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए, मगर इन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। Whatever benefit the country gains cannot be at the cost of sustenance of such people who form the majority of the country। ऐसे लोगों को खतरे में डाल के तरक्की नहीं होना चाहिए जो लोग हमारे कंट्री का एक मेजोरिटी बनाते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गया,
जैसे कि बाकी ट्राइबल्स हो गए, वो एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, तो उनको खतरे में डाल के हमें तरक्की के बारे में नहीं सोचना चाहिए. It is only an enlightened public with the greater awareness about these problems who can vote their concerns or who can voice their concerns. So एक आगा, एक मतलब अवेयर, एक बिल्कुल चीज़ों के बारे में जिसको शिनाख्त हो, ऐसा ही एक पब्लिक अपने परेशानियों के बारे में सोच सकता है, परेशानियों के बारे में मतलब आवाज़ उठा सकता है. अनपढ़, जाहिल, गवार, बिल्कुल कुछ पता ना हो, उस तरह के लोग कोई अपनी परेशानियों के बारे में आवाज़ नहीं उठा सकते. तो ऐसे एक एनलाइटन, आगाह, जो जिनको सच्चाई और झूठ का पता हो, ऐसे लोग ही अपने परेशानियों को आगाह कर सकते हैं, उठा सकते हैं. We need to strike a balance between economic development and conservation of biodiverse life. इसीलिए हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, हमें एक बीच का रास्ता अपनाने की ज़रूरत है. जहाँ तक हमारे इक़्तिसादी तरक्की और हमारे बायोडाइवर्सिटी की सेफ्टी की बात है, दोनों को हमें साथ में रखना है. तरक्की भी करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, और हमारे बायोडाइवर्सिटी का भी ख्याल रखना है. जैसे कि हमारे जो साउथ ईस्ट कंट्री में से एक है भूटान, जो नॉर्मली इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक लिमिटेड लेवल में ही अडेप्ट करते हैं या अलाउ करते हैं. तो उस तरह एक दोनों चीज़ को हमें ख्याल में रखना है, हमें दोनों चीज़ का मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ का के बारे में सोचना चाहिए. एज द नेटिव अमेरिकन चीफ, जैसे हमारा एक अमेरिकन जो एक चीफ था, एक जो नेटिव मतलब जो वहाँ का बाशिंदा था, जो रेड अमेरिकन था, उसने एक बोला था, जिस चीफ का क्या नाम था, सेटल था, उसने क्या बोला था, इज बिलीव टू हैव सेड, ऐसा माना जाता है कि उसने बोला था, क्या बोला था, when all the eagles and fish are gone, जब सारे ईगल्स और फिश जा चुके होंगे, मर चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे, and the waters killed by pollution, और पोल्यूशन की वजह से या हमारा जो पानी है, फ्रेश हो या सॉल्ट वाटर हो, किसी भी तरह का वाटर का फॉर्म, जो बॉडी जो है, वो सारा पोल्यूशन की वजह से जब ख़राब हो गया हो, फिश और ईगल्स सारे ख़त्म हो गए हों, only then we will realize that money cannot be eaten. तभी जाके हम इंसानों को होश आएगा, तभी इंसान हम समझ पाएंगे कि पैसे को खाया नहीं जा सकता. यानी कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हमारा इंसान का दुनिया पे जो इंसान एग्जिस्ट कर रहा है या बाकी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ दो चीज़ की वजह से, एक तो फ्रेश पीने का पानी, दूसरा खाने के लिए फूड, यानी कि जो हमें अलग अलग तरह के फूड बायोडाइवर्सिटी से आते हैं. तो इंसान को अगर ये बात जितना जल्दी समझ आ जाए, तो वो पैसा और प्रॉपर्टी के बारे में भागदौड़ नहीं करेगा, वो अपने अर्थ को भी फेवर करेगा, बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करेगा, कंजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. तो ये चीज़, ये हमारे मेन लेसन था, ये हमारे द मेनी एंड द नन के बारे में मेन थीम ये था, मेन क्रक्स ये था कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, इसका डिफेंड करना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट. जब तक कोई ख़तरा हो कि हम सारे मतलब नीस तो नाबूद ना हो जाए, उससे पहले हमें इन सब चीज़ों के बारे में होश में आना है और ख्याल रखना है और इनको प्रोटेक्ट करना है. So this was all in the chapter The Many and the None. So we will take up another lessons in the upcoming videos. Thank you so much for watching.